तो चाइना है ना, चाइना, ये चाइना आप एक चीज़ देख सकते हो कि चाइना बहुत, ये जो छोटी छोटी आंखों वाले हैं ना, ये बहुत बदमाश, ठीक है। जिस तरह से गलवान घाटी का मसला हो, चाहे अपन बात करते हैं स्ट्रिंग और पल्स जो नीति है, या फिर सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, चाहे सीपेक है, पूरी तरह से भारत को घेरने की नीति बनाई इन्होंने। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध से रिलेटेड मैं बात करूंगा कि जिस तरह से अपन कई सारे ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं, तो इन सारे जो ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके सबके जो मुख्यालय है, वो अधिकतर जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके मुख्यालय जनेवा में है। तो जनेवा स्विट्जरलैंड का एक बहुत बड़ा शहर है, और आपको मैं बता दूं स्विट्जरलैंड की जो राजधानी है वो बर्न है। और उस स्विट्जरलैंड का जो उस देश में एक और जगह है, दावोस, आपने नाम सुना होगा, जहाँ पे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की हर साल बैठक होती है। तो आज अपन देखते हैं कि जो अधिकतर जो ऑर्गेनाइजेशंस है उनका जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय, तो जनेवा में है। जैसे WTO की बात करें, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, या WHO की बात करें, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो अधिकतर जो ऑर्गेनाइजेशन है उनका मुख्यालय वहाँ पे क्यों है। और इसके साथ साथ आज हम पढ़ेंगे लीग ऑफ नेशन क्या है, उसके बाद हम UNO के बारे में डिस्कस करेंगे, UNO का उद्भव कैसे हुआ, इसके पीछे क्या रीजन थे, और वर्तमान समय में जिस तरह से अपन बात करेंगे कि क्या भारत को स्थायी सदस्यता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, और उसमें चाइना द्वारा जो किस प्रकार अड़ंगा डाला जा रहा है, तो इस संदर्भ में हम पूरा डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो लीग ऑफ नेशन है, जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की अपन बात करते हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 में ये स्टार्ट हुआ था। आपको बता दूं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पूरी दुनिया तो नहीं लड़ी थी, लेकिन कहीं न कहीं इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया, इफेक्टेड किया था। और चाहे सामाजिक आर्थिक लेवल से, किसी भी लेवल से हो, चाहे ट्रेड से रिलेटेड हो, तो हर दृष्टि से देखें तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पूरी दुनिया प्रभावित जरूर हुई है। बता दूं कि 1914 से 18 तक चला था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। और जैसे ही आपको बता दूं 1919 के अंदर जो आपकी वर्साई संधि है, उसके वर्साई संधि के थ्रू फर्स्ट वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ था। और आपको बता दूं जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ था, तो उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे वुडरो विल्सन। तो वुडरो विल्सन द्वारा उस समय ये सोचा गया कि भविष्य में इस तरह का वर्ल्ड वॉर दोबारा न हो, इसके लिए उन्होंने एक लीग ऑफ नेशन का गठन किया था 1920 के अंदर। और उस लीग ऑफ नेशन का जो हेडक्वार्टर था वो जनेवा शहर में था, स्विट्जरलैंड के। और आपको बता दूं कि लीग ऑफ नेशन का गठन होने के बाद में कई सारे देश इस लीग ऑफ नेशन के हिस्सा बने थे, लेकिन उसमें भी कई कारण थे। यानी अपन कह सकते हैं कि लीग ऑफ नेशन के फेलियर होने के पीछे कई सारे कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि उस समय अमेरिका खुद इस लीग में शामिल नहीं हुआ, और उसके साथ साथ कई देश इस लीग में शामिल नहीं हुए। और दूसरा कारण इसके फेलियर के पीछे अपन ये कह सकते हैं कि जिस तरह से आपको बता दूं कि जर्मनी द्वारा यूरोप के अंदर, आपको बता दूं जर्मनी द्वारा जो आपके बाल्टिक देश है, चाहे पोलैंड है, चाहे आपका फ्रांस है, तो धीरे धीरे इन सभी देशों पर जब जर्मनी ने आक्रमण शुरू कर दिया था, तो उस समय लीग ऑफ नेशन इन सारी चीज़ों को चुपचाप तरीके से देखता रहा। और देखते देखते आपको पता है कि जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया 1939 के अंदर, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ, तो लीग ऑफ नेशन का तो कोई मतलब नहीं रहा। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से 45 की अवधि में रहा। और उस दौरान आपको बता दूं कि ये पूरी तरीके से जो लीग ऑफ नेशन है ये बिल्कुल फेलियर हो गया था। और आपको बता दूं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट थे। तो रूजवेल्ट फ्रैंकलिन थे, तो उस समय आपको बता दूं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय, और जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ, तो अमेरिका राष्ट्रपति द्वारा ये सोचा गया कि भविष्य में ऐसा कोई और वर्ल्ड वॉर न हो, इसके लिए उन्होंने जो लीग ऑफ नेशन थी उसकी जगह एक नया ऑर्गेनाइजेशन गठित किया। और नया जो ऑर्गेनाइजेशन अस्तित्व में आया वो था आपका यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन इन संयुक्त राष्ट्र संघ। यानी 24 अक्टूबर 1945 में एक नया आपके ऑर्गेनाइजेशन आता है। और आपको बता दूं जो नया ऑर्गेनाइजेशन है तो वो है आपका संयुक्त राष्ट्र संघ। तो आज के इस क्लास का जो मेन हमारा जो टाइटल है वो है आपका UNO।
तो यूएनओ के बारे में अपन देखेंगे कि वास्तव में यूएनओ के अंदर कितनी काउंसिल है, कौन कौन सी काउंसिल कार्य करती है, और उसके साथ साथ क्या भारत यूएनओ के अंदर सिक्योरिटी जो काउंसिल है उसका स्थायी सदस्य है या अस्थायी सदस्य है। आखिरकार भारत को वीटो क्यों नहीं मिल रहा, उसके पीछे क्या कारण हो सकता है, किन देशों द्वारा या किन जो जिनके पास वीटो है उनके द्वारा अब जो अड़ंगा डाला जा रहा है। तो इसके बारे में, चाइना के बारे में भी अपन थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। बात करते हैं यूएनओ की, संयुक्त राष्ट्र संघ के अंगों के बारे में अपन थोड़ा सा बात करते हैं। तो आपको बता दूं, संयुक्त राष्ट्र संघ के जो अंग है, तो अंगों में आप देख ही रहे हो, आपको जिस तरह से मैं आपको बता दूं, संयुक्त राष्ट्र संघ के जो अंग है जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो अंग है वो है आपका महासभा। सबसे महत्वपूर्ण अंग है आपका महासभा। जनरल असेंबली की अपन बात करें तो जनरल असेंबली के अंदर वर्तमान में 193 सदस्य है और इसकी बैठक है वो सितंबर में होती है और इसको पूरे विश्व की अपन कह सकते हैं लघु संसद के नाम से जाना जाता है, जनरल असेंबली। कोई भी आपको बता दूं कि यूएनओ का जो प्रस्ताव होता है उसको अपन रेजोल्यूशन बोलते हैं, और आपको बताऊं कोई भी प्रस्ताव होता है तो प्रस्ताव इस जनरल असेंबली से पारित करवाया जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। वर्तमान में 193 जो सदस्य है इसकी बैठक सितंबर में होती है और इसको लघु संसद के नाम से जाना जाता है। फिर अपन बात करते हैं कि यूएनओ के अंतर्गत आर्थिक और सामाजिक जो परिषद है, अपन बात करते हैं आर्थिक और सामाजिक परिषद की। तो आर्थिक और सामाजिक परिषद में आपको बता दूं कि पूरे विश्व में जो जो संगठन है, जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिखा है आईएलओ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये संगठन क्या काम करता है आपको पता, पूरे विश्व के अंदर जो लेबर है उस लेबर की क्या क्या नाम्स है और किस तरह से वो कार्य करती है, तो उस हिसाब से आईएलओ एक संगठन है। वैसे के वैसे आपको पता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन काम करता है। वैसे के वैसे यूनाइटेड नेशन आपके चाहे कल्चरल हो चाहे साइंटिफिक हो, इन सारे हेरिटेज के संरक्षण के लिए एक संस्था काम करती है, ये आपका यूनेस्को। और उसके बाद में इंटरनेशनल जो यूनिसेफ है, कह सकते हैं यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड है छोटे बच्चों के लिए, ठीक है, चिल्ड्रंस के लिए जो फंड है इसके लिए यूनिसेफ काम करता है। तो ये जो सारी जो संस्थाएं हैं वो कहीं न कहीं आर्थिक व सामाजिक परिषद के अंतर्गत आएगी, जो पूरे विश्व में आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से ये कार्य करती एक संस्था यूएनओ का एक अंग है, इसका आपको ध्यान देना। इसके बाद में अपन बात करते हैं ट्रस्टीशिप काउंसिल, यानी इसको अपन बोल सकते हैं न्यास परिषद। न्यास परिषद, न्यास परिषद, न्यास परिषद की अपन बात करते हैं तो आपको बता दूं ट्रस्टीशिप में क्या है कि हर देश का इस काउंसिल में एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन होता है। अपन भारत की बात करें तो इस ट्रस्टीशिप काउंसिल के अंदर सबसे ज़्यादा जो योगदान है वो अमेरिका का है, लेकिन भारत का बात करूं तो भारत का इसमें योगदान बहुत कम है, 1% के आसपास ट्रस्टीशिप काउंसिल के अंदर भारत का योगदान है। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो आपको ध्यान ये रखना जो कि भारत का जो ट्रस्टीशिप काउंसिल के अंदर जो सीधा योगदान है वो केस के रूप में बहुत कम है। बट इनडायरेक्टली अपन बात करें, आपको बता दूं कि 1993 के आसपास जब पीवी नरसिंह राव की सरकार थी भारत में, तो उस समय भारत को एक पोलियो देश के नाम से जाना जाता था, लेकिन भारत ने बहुत अपने दम पर आज बात बता दूं आपको लगभग 2015 यानी इन 10-15 वर्षों के अंदर अथक प्रयासों से हम पोलियो मुक्त हुए। आपको बता दूं आज भी भारत के कई ऐसे पड़ोसी देश हैं जहां पे पोलियो के केसेस आ रहे हैं, लेकिन हम बिल्कुल पोलियो मुक्त हो गए और आज हम उन देशों को भी वैक्सीनेशन या वैक्सीन अवेलेबल करवा रहे हैं जो वास्तव में जहाँ पे पोलियो के केसेस आ रहे हैं। तो कहीं न कहीं अपन कह सकते हैं कि हम ट्रस्टीशिप काउंसिल के अंदर हमारा जो सीधा जो नकद के रूप में योगदान भले ही कम हो, लेकिन इनडायरेक्टली हम अप्रत्यक्ष रूप से जरूर इनकी मदद कर रहे हैं किसी भी तरीके से, ठीक है। तो ये आपका जो है ट्रस्टीशिप काउंसिल। इसके बाद में अपन बात करते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात करें तो इसका जो मुख्यालय है वो है आपके हेग, नीदरलैंड के अंदर। ये चीज आपको ध्यान देनी है। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण है यहाँ पे 15 जजेस है, ध्यान दीजिएगा 15 जजेस। और 15 जजेस आपको पता 9 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। और इसमें सबसे दिलचस्प चीज है वो है आपके भारत की ओर से जोधपुर के रहने वाले दलवीर भंडारी सेकेंड बार गए हैं इंटरनेशनल कोर्ट में। ये चीज आपको ध्यान देनी। और आपको बता दूं दलवीर भंडारी जोधपुर के रहने वाले हैं, ये सेकेंड बार चुने गए हैं। आपको पता है कि इंटरनेशनल कोर्ट के अंदर जज के रूप में सेकेंड बार गए हैं। और आपको पता ब्रिटेन के जज को उन्होंने पछाड़ करके ये गए हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। दलवीर भंडारी बहुत महत्वपूर्ण है। इंटरनेशनल
कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान देनी। इसके बाद में मैं अगले अंग के रूप में अपन बात करना चाहें तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है सचिवालय। सेक्रेटरिएट की बात करें तो सेक्रेटरिएट में आपको बता दूं, जिस तरह से अपन अपने देश की बात करें तो हमारे देश के अंदर जिस तरह से सचिवालय द्वारा सारी जो नीतियां बनाई जाती है, तो कहीं न कहीं जो पूरा जो आपका ये ऑर्गेनाइजेशन है, इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन को एकदम व्यवस्थित तरीके उसको संचालित करने के लिए, ठीक है, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका है वो कहीं न कहीं सेक्रेटरिएट की है, सचिवालय की है। ठीक है, तो सचिवालय के रूप में आपको बता दूं कि सचिवालय का जो प्रमुख होता है वो महासचिव होता है, और वर्तमान में अपन यूएनओ की बात करें तो यूएनओ के जो महासचिव है वो है एंटोनियो गुटेरेस। ये ध्यान रखना, एंटोनियो गुटेरेस महत्वपूर्ण चीज है। वर्तमान में यूएनओ के जो महासचिव है तो वो कौन है? चूंकि महासचिव सचिवालय का जो प्रमुख होता है वो महासचिव होता है, जो इन पूरे इस यूएनओ यानी पूरे इस ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करता है। इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन की जो कार्यप्रणाली होती है, कहीं न कहीं उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो भागीदारी होती है वो सेक्रेटरिएट की होती है। ये चीज आपको ध्यान देनी है। और इसका जो सबसे महत्वपूर्ण जो अंग है, जिसको एक पुलिसमैन की संज्ञा दी गई है कि सबसे महत्वपूर्ण, आपको बता दूं पूरा जो संगठन है कहीं न कहीं इन 5 स्थायी देश और 10 अस्थायी देशों के इर्द गिर्द घूमता है। यह है सुरक्षा परिषद। सबसे महत्वपूर्ण चीज आपको ध्यान रखनी है, सिक्योरिटी काउंसिल। सबसे महत्वपूर्ण है सिक्योरिटी काउंसिल। अपन सिक्योरिटी काउंसिल की बात करें तो इस सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर 5 स्थायी सदस्य हैं जिनके पास में वीटो है। आपको बता दूं, हम वीटो के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ये जो 5 स्थायी देश, इन सब के पास में क्या है? वीटो। आपको बता दूं, जो 5 स्थायी देश है जिसमें यूएसए, रसिया, फ्रांस, यूके और चाइना, और ये जो 5 स्थायी जो सदस्य है इनके पास में वीटो है। और इसमें इसके साथ साथ आपको एक चीज ये भी ध्यान रखनी है, जो सिक्योरिटी काउंसिल है उस सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर 10 अस्थायी सदस्य भी है, और उन 10 अस्थायी सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 2 वर्ष का होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भारत को 8वीं बार जगह मिली है एक अस्थायी सदस्य के तौर पे, और भारत का जो कार्यकाल है वो 21-22 यानी 1 जनवरी 2021 से 1 दिसंबर 2022 तक रहेगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। भारत इसमें 8वीं बार गया है, यानी सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर अस्थायी सदस्य की तौर पर, चूंकि इनका कार्यकाल होता है, इसका ट्रेन्योर होता है, वो ट्रेन्योर 2 वर्ष का होता है। और जो स्थायी सदस्य है इनका कोई कार्यकाल नहीं, ये परमानेंटली एक वीटोधारी देश है। ध्यान देना, वीटोधारी देश है। वीटो के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से वीटो लाया जाता है। और वीटो में मान लीजिए कोई एक देश असहमत है तो क्या वो रेजोल्यूशन पारित होता है या फिर रद्द हो जाता है, इस संदर्भ में अपन थोड़ी सी बात करेंगे। तो ध्यान देना है, सिक्योरिटी काउंसिल सबसे महत्वपूर्ण अंग है यूएनओ का। चूंकि आपको पता है जिस तरह से पूरी से यूएनओ को व्यवस्थित रूप से इसकी कार्य प्रणाली को संचालित करने का जो जिम्मा होता है सेक्रेटरिएट का होता है, साथ ही साथ सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला, चूंकि सिक्योरिटी काउंसिल सुरक्षा परिषद, तो सुरक्षा परिषद का मतलब है एक पुलिसमैन की भूमिका में कौन है आपका? ये आपका सुरक्षा परिषद है, जिसमें 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्यों का एक जोड़ा होता है। तो ये यूएनओ का एक ब्रीफली में सारे अंगों को इस तरह से आपसे ध्यान देना, सब महत्वपूर्ण है। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहले अपन बात करते हैं महासभा की, और महासभा के बाद में आर्थिक और सामाजिक परिषद है। और आर्थिक और सामाजिक परिषद में आप खुद देख रहे हो, इकोनॉमिकली और सोशली दृष्टि से आपको बता दूं कि जिस तरह से सामाजिक और आर्थिक जो कार्य है जिन संस्थाओं द्वारा किया जाता है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसके साथ साथ ट्रस्टीशिप काउंसिल है, तो इनमें अलग अलग देशों का एक कंट्रीब्यूशन होता है, ट्रस्टीशिप होता है, ताकि इस पूरे संगठन को, पूरा ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से चले। साथ ही साथ ऐसे कई सामाजिक आर्थिक सुधार के काम भी इनके द्वारा किया जाता है, चाहे किसी अपन देश की बात करूं वहां पे लोकतंत्र बहाली हो या फिर किसी देश में सुरक्षा से जुड़ा हुआ मैटर हो। ठीक है, जैसे कि भी हाल ही के अंदर जिस तरह से इजराइल और आपको पता है फिलिस्तीन के मध्य जो विवाद हुआ, तो कहीं न कहीं इजराइल और फिलिस्तीन के मध्य की विवाद आपने अखबार में या खबरों में देखा होगा कि थर्ड जो वर्ल्ड वॉर है वो हो सकता है, ये सी चीजें आपने सुनी है। तो कहीं न कहीं इसमें जो मीडिएटर की और जो सुरक्षा जो जिम्मा है वो कहीं न कहीं इनके पास है कि शांति व्यवस्था बनी रहे पूरे विश्व के अंदर, क्योंकि इस पूरे विश्व की इसको लघु संसद कहा जाता है महासभा को। और पूरे विश्व के अंदर शांति व्यवस्था कैसे रहे, तो उसमें कहीं न कहीं जो यूएनओ के सारे अंग है वो मिलकर के कार्य करते। तो इसमें है ट्रस्टीशिप काउंसिल, जिसमें भारत का योगदान कह सकते हैं कि लगभग
लगभग 1% के आसपास है। इसके बाद में अपन बात करते हैं कि मान लीजिए किसी भी न्यायिक सेक्टर से जुड़ा हुआ कोई मैटर होता है तो उसको अपन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की तहत बात करें, कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल, ठीक है, तो इसमें ये बात करते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात करें तो इसका जो मुख्यालय है वो हेग नीदरलैंड में है और 15 जजेस है और इनको 9 वर्ष के लिए चुना जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि हमारे दलवीर भंडारी जोधपुर के रहने वाले हैं, इनको सेकंड बार आपके इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर जगह मिली। ये चीज आपको ध्यान देनी महत्वपूर्ण है। इसके बाद में आपको एक चीज ध्यान रखनी, सेक्रेटरीट, और सेक्रेटरीट मैंने बताया इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन को, पूरे इस ऑर्गेनाइजेशन की जो कार्यप्रणाली है उसको संचालित करने का, चलाने का जो काम है वो किसका है, महासचिव का है। सेक्रेटरीट के जो प्रमुख होते हैं वो महासचिव होते हैं और वर्तमान में इसके जो यूएनओ को जो महासचिव है वो है एंटोनियो गुटेरेस। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और सिक्योरिटी काउंसिल सबसे महत्वपूर्ण है, इसको पुलिसमैन की संज्ञा दी है और जहां पे 5 स्थायी और 10 अस्थायी, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है भारत को 8वीं बार जगह मिली है अस्थायी सदस्य के तौर पर आपके सिक्योरिटी काउंसिल में। अब अपन बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण चीज है सिक्योरिटी काउंसिल। अब हम देखते हैं कि क्या भारत को इस सुरक्षा परिषद के अंदर स्थायी सदस्यता के तौर पर क्या लिया जा सकता है। भारत के पास में ऐसे कौन कौन से एस्पेक्ट है जिस आधार पर अपन कह सकते हैं कि भारत को सुरक्षा परिषद के अंदर स्थायी सदस्यता दी जानी चाहिए, और कौन कौन सी आपके नेगेटिव पॉइंट, इन दोनों एस्पेक्ट की अपन बात करेंगे। तो आप देख ही रहे हो, अपन सुरक्षा परिषद की बात करें तो सुरक्षा परिषद में भारत को जगह क्यों नहीं मिल रही, इसके पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो सबसे पहले अपने वीकनेस, जो आपके नेगेटिव जो पॉइंट है उसकी अपन बात करते हैं। तो नेगेटिव पॉइंट में सबसे पहले आपको बता दूं कि भारत ने एनपीटी पर हस्ताक्षर नहीं किया। ध्यान दीजिएगा, एनपीटी अपन एक अलग से वीडियो में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। एनपीटी जो है उस पर भारत ने हस्ताक्षर इसलिए नहीं किया क्योंकि आपको बता दूं कि एनपीटी पे हस्ताक्षर करने के बाद में आप अपना जो परमाणु जो है, परमाणु बम बनाने का जो कार्य है वो आप सीमित कर दो। यदि आपका पूरा का पूरा जो परमाणु जो भंडार है या फिर जितने आपके पास यूरेनियम के भंडार या अपन कह सकते हैं परमाणु बम है, तो कहीं ना वो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की नजरों में आ जाता है। इस वजह से भारत ने एनपीटी पे हस्ताक्षर इसलिए नहीं किए क्योंकि भारत ने ये कहते हुए कि हमारे जो पड़ोसी देश है, चाहे चाइना की बात करूं चाहे पाकिस्तान की बात करूं, तो कहीं न कहीं इनके पास में जब इस तरह से परमाणु हथियार है और हम हमारी सुरक्षा के लिहाज से हमने हमारा जो परमाणु परीक्षण किया था 1974 और 1999 में, तो इस परीक्षण के पीछे एक ही उद्देश्य था कि भारत अपनी आत्मरक्षा के लिए ऐसा कर रहा है। और हो सकता है कि भारत पहले किसी देश पर इस प्रकार परमाणु हथियार का प्रयोग कभी नहीं करेगा। यदि भारत पे ऐसा यदि आक्रमण हो गया तो भारत जरूर इसका मुंह तोड़ जवाब देगा। ये चीज आपको ध्यान रखना। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि इसका नेगेटिव एस्पेक्ट में, चूंकि इस चीज में सबसे ज्यादा जो अड़ंगा डाला जा रहा है वो चाइना के द्वारा ये कहा रहा है कि भारत ने एनपीटी पर हस्ताक्षर नहीं किया है। इसके बावजूद कि भारत को यदि सुरक्षा परिषद में लिया जा रहा तो भारत एनपीटी पर हस्ताक्षर करे, लेकिन भारत ने एनपीटी पर हस्ताक्षर करने से इसलिए मना किया क्योंकि ये कहीं ना कहीं भारत की सुरक्षा के प्रतिकूल है, क्योंकि भारत के जो पड़ोसी देश है वो भी, उनके पास में भी एटम बम है, न्यूक्लियर जो विपन्स है। इस वजह से भारत ने एनपीटी पर हस्ताक्षर नहीं सबसे पर। उसके बाद में अगली चीज है सीटीबीटी, ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, ये आपको ध्यान रखना है, सीटीबीटी। अब सीटीबीटी पर भी भारत ने हस्ताक्षर नहीं किया। ये चीज जो कि भारत ने 2 बार परमाणु परीक्षण भी कर दी, ये चीज आपको ध्यान रखना। यानी कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, यानी आप इस तरह से न्यूक्लियर जो आपकी टेस्ट है वो नहीं कर सकते, क्योंकि भारत ने 1974 और 1998 2 बार आपके क्या हुआ, परमाणु परीक्षण किया। तो ये भी एक नेगेटिव एस्पेक्ट है। इस दृष्टि से तीसरा जो अपन बात करते हैं कश्मीर मसला, तो कहीं ना कहीं कश्मीर मसला भी इस दृष्टि से अपन देख सकते हैं कि भारत की जो यूएनओ में जो पहुंच है उसके पीछे कहीं न कहीं कश्मीर मसला भी है, क्योंकि आपको पता है कश्मीर मुद्दा भी वर्तमान में बहुत बड़ा मुद्दा है। और आपको पता है जैसे ही भारत यदि इसमें जाएगा तो चाइना या फिर पाकिस्तान द्वारा विरोध किया जाएगा। वो कहेंगे कि हमारा जो दोनों देशों के मध्य जो मसला है कश्मीर मुद्दा, यदि भारत को स्थायी सदस्यता मिल जाएगी तो भारत वीटो करके कश्मीर पूरा हड़प लेगा। इस वजह से कश्मीर मसला भी कहीं न कहीं भारत की, चाहे एनपीटी हो चाहे
चाहे आपकी CTBT हो, चाहे कश्मीर से जुड़ा हुआ मसला हो, ठीक है। तो ये कहीं न कहीं भारत का एक दृष्टि से अपन देखें तो ये क्या है, एक नेगेटिव एस्पेक्ट है। अपन देखें कि भारत वास्तव में जगह मिल सकती है स्थायी सदस्यता के तौर पर सिक्योरिटी काउंसिल में, वीटो मिल सकता है। उसके पॉजिटिव क्या क्या एस्पेक्ट है, तो पॉजिटिव एस्पेक्ट में अपन देखेंगे, आपको पता भारत UNO का एक संस्थापक सदस्य देश है। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि विजय लक्ष्मी पंडित आपको पता है कि UNO के अंदर सबसे पहली महिला महासचिव के तौर पर उन्होंने काम किया, तो ये चीज भी आपको ध्यान रखना। तो भारत UNO का एक संस्थापक देश है। इसका मतलब है कि वास्तव में आज तक भारत को अभी तक इससे लंबे समय ये नहीं कह सकते हैं, 45 से आज तक अपन लगभग कैलकुलेट करें तो लगभग कितने साल हो गए, इतने साल होने के बावजूद भी भारत को UNO के अंदर स्थायी सदस्यता नहीं मिली सिक्योरिटी काउंसिल में। और सेकंड अपन देखें तो भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के पीछे अपन कह सकते हैं कि हमारे देश के अंदर बिल्कुल शांति है, हम शांति और भाईचारे से रहते हैं, कहीं कोई दंगा फसाद जैसी कोई स्थिति नहीं है, ठीक है। सारे धर्मों को हम एक मानते, सारी चीजें कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा लोकतंत्र है। तो बड़े लोकतंत्र होने की जो खूबी है वो कहीं न कहीं हमें जरूर UNO के अंदर स्थायी सदस्यता दिलाने में एक एस्पेक्ट हो सकता है। तो जो सेकंड एस्पेक्ट है, सबसे बड़ा लोकतंत्र। थर्ड है कि हमने आतंकवाद का, टेररिस्ट का हमेशा से हमने विरोध किया। हम आतंकवादी गतिविधियों के हमेशा विरोध रहे, और जिस देश में ही मान लीजिए ऐसी कोई एक्टिविटी हो रही है तो उसका भी हमने विरोध किया है कि भाई आतंकवाद को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। जिस तरह से अपन कह सकते हैं कि अफगानिस्तान में लगातार जो पड़ोसी देशों द्वारा जो आतंकवाद का जो प्रसार हो रहा था उसका भी हमने विरोध किया। टेररिस्ट जो फंडिंग उसको भी लेकर के भारत ने जरूर विरोध किया। तो कहीं न कहीं थर्ड जो एस्पेक्ट है वो है आपका आतंकवाद, और थर्ड और फोर्थ है वो है आपका, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे मैंने WHO लिखा है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। जो बड़ी बड़ी जो संस्थाएं हैं, तो इन बड़ी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन है उनमें कहीं न कहीं भारत ने अप्रत्यक्ष रूप से बहुत ज़्यादा योगदान दिया। चाहे भारत का इस UNO के अंदर ट्रस्टीशिप जो काउंसिल है, न्यास जो परिषद है, उसमें भले ही प्रत्यक्ष जो योगदान है बहुत कम हो, लेकिन अपन अप्रत्यक्ष रूप से जिस तरह से पोलियो वैक्सीनेशन है वह बात करें, पोलियो को जिस तरह से पोलियो का जो उन्मूलन हमारे देश में हुआ है, उसके बाद लगातार आज भी हम पोलियो वैक्सीन को, जिस देशों में ऐसी प्रॉब्लम है, ऐसी कोई पोलियो से ग्रसित है, तो वहाँ पे पोलियो के केसेस आ रहे हैं, तो वहाँ पर भी हम दवाई का सप्लाई कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं अप्रत्यक्ष रूप से हमारा कई ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो कहीं न कहीं ये जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है, इन पॉजिटिव एस्पेक्ट की वजह से हमें हमारी जो जगह है वो सिक्योरिटी काउंसिल में होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी खूबी है। और इस पॉजिटिव एस्पेक्ट के साथ में अपन नेगेटिव रूप में देखें तो कोई ज़्यादा इतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि जिस तरह से मैंने मैपिंग में देखा है कि इसमें जो लाल रंग है, इन देशों ने, जैसे लाल रंग भारत का पड़ोसी पाकिस्तान ने भी NPT पर हस्ताक्षर नहीं किए, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना। जिस तरह से CTBT की अपन बात करें, कश्मीर मसले की बात करें, तो ये जो तमाम चीज़ें हैं, जरूर हो सकता है इस वजह से भारत को अभी तक सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जगह नहीं मिली है। लेकिन इसके साथ साथ जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है, तो इस पॉजिटिव एस्पेक्ट को यदि हम देखें तो इस पॉजिटिव एस्पेक्ट की वजह से हमें सिक्योरिटी काउंसिल में एक स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए, जिसमें जो संस्थापक सदस्य की भूमिका में भारत रहा हो, या फिर कह सकते हैं बहुत बड़े लोकतंत्र के रूप में हम आज हमारे देश के अंदर जिस तरह से निष्पक्ष रूप से जो चुनाव होते, बहुत बड़ा देश है और बहुत बड़े देश में एक स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से चुनाव होना बहुत बड़ी खूबी है। साथ ही साथ आप पता है भारत हमेशा आतंकवाद का विरोधी रहा है। आतंकवादी जो एक्टिविटीज जहाँ जिस देश में है, तो भारत ने जरूर इस आतंकवाद का जरूर विरोध किया है। साथ ही साथ जो जितने सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो उनमें भी भारत का कहीं न कहीं अप्रत्यक्ष रूप से जरूर योगदान है। तो इन सारे एस्पेक्ट को देखा जाए तो वर्तमान में भारत को सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर एक स्थायी सदस्यता के तौर पर सदस्यता मिलनी चाहिए। कहीं न कहीं पॉजिटिव एस्पेक्ट नेगेटिव एस्पेक्ट की तुलना में थोड़े से अपन कह सकते हैं कि मजबूत दिखाई दे रहे हैं। इस हिसाब से जगह जरूर मिलनी चाहिए। आगे देखते हैं, क्योंकि अब विरोध की बात करें कि आखिरकार भारत का विरोध क्यों हो रहा है, और विरोध करने वाले कौन कौन से ऐसे देश हैं जो भारत का सिक्योरिटी काउंसिल में जाने से वीटो कर रहा बार बार। तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि जो वीटोधारी जो देश है उसमें सबसे पहले अपन बात करते हैं रसिया की।
उसके बाद में अपन बात करते हैं यूएसए की, उसके बाद में अपन बात करते हैं फ्रांस की, और उसके बाद बात करते हैं यूके की, और उसके बाद अपन बात करते हैं चाइना की। ठीक है, ये जो आपकी 5 देश है जिनके पास में वर्तमान में क्या है, वीटो है। क्या है, वीटो, ये वीटो पावर। ठीक है, अब देखिए जो 5 देश है जो वीटोधारी देश है, अब इस 5 देशों में अपन बात करते हैं कि वर्तमान में आपको पता है कि भारत प्रबल दावेदार है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन भारत प्रबल दावेदार है, इसमें कोई शक नहीं, इस चीज को अपन थोड़ा सा समझे। क्योंकि आपको पता रसिया की अपन बात करें तो रसिया, आपको बता दूं कि जिस तरह से हमारा जो कश्मीर मसला है, तो वो कश्मीर मसले के साथ साथ आज भी भारत के पक्ष में खड़ा है। रसिया हमेशा भारत का सपोर्ट कर रहा है, और आपको बता दूं कोई भी मसले की बात हो, रसिया ने सदैव भारत का साथ दिया है। और वर्तमान एस्पेक्ट की दृष्टि से देखें तो रसिया का मतलब भारत को यूएनओ में सदस्यता मिलनी चाहिए, स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए, इसके विरोध में रसिया नहीं है। यूएसए ने भी वर्तमान में भारत और यूएसए की जो संबंध है वो अच्छे संबंध है। चाहे चूंकि आपको पता है, यूएसए को पता है कि यदि दक्षिण एशिया के अंदर आपको पता है कि चाइना को काउंटर करना है, तो उसमें भारत ही एक ऐसा देश है जिसको अमेरिका द्वारा लगातार सपोर्ट किया जा रहा है भारत को, ताकि भारत चाइना को बैलेंस कर पाए, चाइना को काउंटर कर पाए। इस वजह से भारत और अमेरिका के जो वर्तमान रिलेशन की दृष्टि से देखें तो कहीं न कहीं इन दोनों देशों द्वारा किसी भी प्रकार का विरोध नहीं है। ठीक है, और थर्ड देश में अपन फ्रांस की बात करें तो फ्रांस का भी आपको पता, जिस तरह से भारत और फ्रांस के मध्य जो वर्तमान में राफेल सौदा हुआ हो, या फिर हमारे और जो फ्रांस के मध्य जो डिफेंस सेक्टर के अंदर जो हमारे संबंध बढ़ रहे हैं, तो कहीं न कहीं हमारे इन दोनों देशों के साथ में क्या बढ़ी है, नजदीकियां बढ़ी है। उसके बाद यूके की बात करें तो यूके ने भी सदैव भारत का सपोर्ट किया है यूएनओ में। किसी भी मसौदे की बात हो, किसी भी रेजोल्यूशन की बात हो, कभी भारत का जो विपक्ष में या भारत की विपक्ष में कभी भी वोट नहीं दी। ये चीज भी आपको ध्यान देनी। तो 4 देश बिल्कुल सपोर्टर है। आज यदि भारत को सिक्योरिटी काउंसिल में स्थायी सदस्यता मिल जाए तो उसमें 4 देश तो बिल्कुल एक्टिव है। आपको बता दूं कि यूएनओ में कोई भी प्रस्ताव जब लाया जाता है तो प्रस्ताव में यदि कोई एक देश उस पर वीटो कर देता है तो पूरा प्रस्ताव रद्द हो जाता है। ये आपका यूएनओ का जो चार्टर है उसके अनुसार, आपको बता दूं, उसके अनुसार यदि कोई भी प्रस्ताव है, इस 5 देशों में से यदि एक देश भी इस प्रस्ताव पर वीटो कर देता है, इसका मतलब वो प्रस्ताव पारित नहीं होता है। ये चीज आपको ध्यान देनी है, तो महत्वपूर्ण है। तो अब जैसे विरोध की बात करूं तो विरोध में एक ही देश खड़ा है जो आपको पता है, चाइना। चाइना ने सदैव भारत का क्या किया, विरोध किया है। ध्यान दीजिएगा, इसने सदैव भारत का विरोध किया। लेकिन ये बाकी देश है, कोई भी देश भारत के पक्ष में, ये सारे भारत के पक्ष में, यानी भारत को स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए, सारे देश भारत के पक्ष में है। लेकिन एक देश वर्तमान की बात करें इंटरनेशनल रिलेशन के हिसाब से, तो इन 4 देशों का भारत के साथ किसी प्रकार का यूएनओ में जाने से इन 4 देशों का विरोध नहीं। लेकिन एक ही देश विरोध कर रहा है, वो है आपका चाइना। आपको पता है चाइना विरोध इसलिए कर रहा है क्योंकि एक ही चीज है, इसको पता है कि दक्षिण एशिया के अंदर, आपको पता है कि ये विरोध, आपको पता है चाइना कोई विरोध के पीछे कोई ऐसे कारण नहीं, जो कि आपको पता है कि हमेशा जहां जिस ऑर्गेनाइजेशन में जगह मिली भारत को, तो उसमें एक चीज कहते हुए उन्होंने हमेशा भारत का विरोध किया है। विरोध इस तरह से किया है कि यदि भारत को जगह मिल रही है तो चाइना को, इसको पाकिस्तान को भी मिलनी चाहिए। तो इस आधार पर इन्होंने हमेशा विरोध किया है। ठीक है, तो चाइना विरोध कर रहा है, और चाइना विरोध कर रहा था, आपको पता है चाइना विरोध इसलिए कर रहा है क्योंकि चाइना पाकिस्तान, जो कि भारत को जगह मिल रही है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, तो भारत के साथ साथ आपके पाकिस्तान को भी क्या मिलनी चाहिए, जगह मिलनी चाहिए। ठीक है, इस आधार पर ये चाइना बार बार क्या कर रहा है, वीटो। आप देख लीजिए, चाहे आप किसी प्रकार के पाकिस्तान की ओर से, चाहे आप देखो एपीटीएफ, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिस तरह से एपीटीएफ ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला। ठीक है, तो ऐसा कोई मुद्दा हो, या इसके अलावा सिक्योरिटी काउंसिल में कोई भी प्रस्ताव हो, तो हमेशा इन्होंने पाकिस्तान के साथ रहते हुए वीटो किया है। भारत के कोई भी मसौदे पर, किसी भी प्रस्ताव पर हमेशा इन्होंने क्या किया, वीटो किया। तो ये चीज ध्यान रखना। वर्तमान विरोध में देखा जाए तो 4 देश पक्ष में है, लेकिन एक देश द्वारा लगातार क्या किया जा रहा है, विरोध किया जा रहा है। तो अपन कह सकते हैं ये जो चाइना है ना, ये चाइना, आप एक चीज देख सकते हो कि चाइना
बहुत ये जो छोटी छोटी आंखों वाले हैं ना, ये बहुत बदमाश, ठीक है। जिस तरह से गलवान घाटी का मसला हो, चाहे अपन बात करते हैं स्ट्रिंग ऑफ पल्स जो नीति है, या फिर सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, चाहे सीपेक है, यानी पूरी तरह से भारत को घेरने की नीति बनाई इन्होंने, हर जगह इनकी पहुंच हो गई है। तो कहने का मतलब हम देख सकते हैं कि बहुत खतरनाक मामला है। और अभी तो अखबारों में ये बहुत बड़ी चर्चा चल रही है कि वायरस की उत्पत्ति भी इन्होंने की है। अरे कैसे लोग हैं, आप देखना कि ये इतने कुछ भी खा लेते हैं यार, खाने में ये नहीं, ये लोग कुछ भी खा लेते हैं, यानी कीड़ी मकोड़ी कुत्ते वुत्ते सारी चीज खा लेते, ऐसे लोग हैं। अब कैसे पचाते हैं भगवान ही जाने, इनका भगवान ही जाने यार, कैसे क्या पचा। तो ऐसे ये लोग इनसे हमेशा, चूंकि चीनी हिंदी भाई भाई का जो नारा है वो कहीं न कहीं वर्तमान समय में अपन देख सकते, उस समय बहुत ज्यादा कहते थे चीनी हिंदी भाई भाई, लेकिन भाई भाई के बाद तुरंत प्रभाव से 1962 की जो लड़ाई हुई, ठीक है, और अभी गलवान मसला हुआ था, ठीक है। तो कहीं न कहीं इसके पीछे अपन देख सकते, विश्वास नहीं कर सकते, इन्होंने सदैव भारत का विरोध किया। और जो श्रेय भारत को मिलना चाहिए थे, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय आपको पता है कि जो वीटो दक्षिण एशिया के अंदर भारत को मिल रहा था, एशिया के अंदर, वो चूँकि भारत और चीन एक ही बात है, तो उस आधार पर इन्होंने प्रस्ताव किया कि भाई ये वीटो चाइना को मिल जाए तो भी ठीक है, चाइना को मिल गया मतलब भारत को ही मिला ही नहीं, हिंदी चीनी भाई भाई। तो वो चीज़ वर्तमान में नहीं दिख रही है। वर्तमान में कहीं न कहीं इनकी जो स्ट्रेटजिक जो पॉलिसी है, कहीं न कहीं भारत को घेरने की जो नीति है, जिस तरह से इन्होंने हर देश के साथ जो संबंध बना रखे हैं, इनकी एक विस्तारवादी नीति, ये विस्तारवादी नीति आपको पता है, चाहे तिब्बत क्षेत्र हड़पा हो इन्होंने, चाहे आप किसी भी सेक्टर, चाहे भारत की ओर से, चाहे आपकी जिस तरह से पूरे भारत को घेर रहा है, भारत के साथ में जहाँ जहाँ सीमा है, हर जगह ये कहीं न कहीं इनकी जो विस्तारवादी नीति, दक्षिण चीन सागर की बात कर ले, ठीक है, तो हर जगह इनकी जो विस्तारवादी नीति है, तो कहीं न कहीं हर देश के साथ जो वर्तमान जो चाइना के साथ में जो संबंध है, वो कहीं न कहीं एक, और साथ ही साथ अपन ये भी कह सकते हैं कि चाइना ने अपने ऋण जाल में भी ऐसे कई छोटे छोटे देशों को फंसा लिया है। आपके श्रीलंका को फंसा लिया, हबनटोटा बंदरगाह और 99 वर्ष लीज पे ले लिया। और आपको बता दूं कि ये पाकिस्तान गलती कर रहा है, बहुत भारी गलती कर रहा है, क्योंकि जिस तरह से सीपेक बन रहा है, चाइना पाकिस्तान जो इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है, और ये सीपेक आपको पता है पूरी पाकिस्तान की इकोनॉमी बिक जाएगी, लेकिन पूरा पैसे नहीं दे पाएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट है। जिस तरह से हमने लोन लिए हैं, चाहे जापान से लिया हो, चाहे कहीं से लिया हो, वो लोन बहुत कम इंटरेस्ट रेट पे, और यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट, इनकी नीति ही है, लेकिन वो लोग समझ नहीं रहे हैं। समझे तब समझाएं, बाकी कुछ कह नहीं सकते हम, ठीक है। बात करते हैं कि वर्तमान में यूएनओ के अंदर सबसे प्रबल जो दावेदार देशों की अपन बात करते हो, तो 4 देश जिनकी सबसे ज़्यादा दावेदारी है, जिसको अपन G4 के नाम से जानते हैं, 4 देश जिनकी सबसे ज़्यादा दावेदारी है, तो उसमें एक अपना इंडिया भारत, दूसरा है आपका ब्राजील, और तीसरा है आपका जर्मनी, और चौथा है आपका जापान। इन 4 देशों की सबसे ज्यादा प्रबल दावेदारी है। हो सकता है इन चारों को एक साथ जगह मिल जाए। और एक चीज मैं आपको कहना चाहूंगा कि 1945 में ये गठित यूएनओ संस्था, क्या वर्तमान समय में इनकी सारी स्थितियां एक जैसी है? 1945 की जो सिचुएशन है, क्या वर्तमान में वही सिचुएशन है? इसलिए यूएनओ के अंदर सुधार होना चाहिए। चूंकि आपको पता 45 में गठित संस्था है, उसमें कहीं न कहीं सुधार की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। और सुधार की यदि आवश्यकता है तो इसका मतलब है कि जो स्थायी जो सदस्यता है, यानी वीटो पावर वाली जो सदस्यता देश है, उसमें 5 देशों को बढ़ा करके इसका विस्तार करना पड़ेगा। चूंकि आपको पता 1945 की जो सिचुएशन है, कहीं न कहीं वर्तमान में सिचुएशन बहुत ज़्यादा बदल गई है, चाहे सामाजिक आर्थिक रूप से हो, चाहे आपकी कह सकते हैं कि उसको तकनीकी दृष्टि से देखा जाए तो भी स्थितियां बहुत बदल चुकी। इस वजह से वर्तमान समय में यूएनओ के अंदर विस्तार होना चाहिए, सुधार होना चाहिए। और सुधार तभी होगा जब नए सदस्य देश इसमें शामिल होंगे। और उन नए सदस्य देशों में शामिल होने की जो लिस्ट में सबसे प्रबल जो दावेदार है वो है आपके G4 श्रेणी के जो देश है, 4 देश है, जिसमें भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान। ठीक,
तो आज इस वीडियो में हमने यूएनओ का उद्भव कैसे हुआ इस संदर्भ में हमने पूरा विस्तार से देखा। क्या भारत की कौन कौन से एस्पेक्ट है, क्या भारत को यूएनओ में जगह मिलनी चाहिए स्थायी सदस्यता के तौर पे, और क्यों नहीं मिल रही, उसके कौन कौन से नेगेटिव और पॉजिटिव एस्पेक्ट है, और साथ ही साथ हमने इस यूएनओ ऑर्गेनाइजेशन का पूरा स्ट्रक्चर देखा, उसके